तो आप सब लोग, हमारी जो तैयारी चल रही है वो EMRS KVS NVS में TGT SS और PGT ज्योग्राफी से संबंधित है। जब मैं थोड़ा सा और रिव्यू कर रहा था तो मुझे ये लगा कि जी मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, क्यों ना जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे संबंधित थोड़ा थोड़ा ही आप लोगों को बताया जाए और आप लोग उसी में से चीज़ों को लिख सको। और अगर नॉर्मल दूसरी क्लास वाले भी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उनको एक ओवरव्यू हो जाएगा कि जी हाँ, इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ें हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है दो। एक है वेदरिंग, जिसको हम अपक्षय बोलते हैं, और दूसरा है आपका मास वेस्टिंग, जिसको वृत्त अक्षरण बोलते हैं, या मास मूवमेंट वृत्त अक्षरण बोलते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, एक नॉर्मल सा जो आप होता है कि जी ब्रीफ में बताने की कोशिश करूँगा, जो कि अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से, जो आपको 4 नंबर में लिखना है उसमें सफिशिएंट होता है दोनों में। तो मुझे ये लगता है कि जी इस टॉपिक में से आप लोगों से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट कंडीशन, वेदरिंग क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर जो चट्टानें होती हैं वह टूटती फूटती रहती हैं, और जब उनका टूटना फूटना अपने स्थान के ऊपर ही होता है उसको हम अपक्षय बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज आती है कि अपर्दन में और अपक्षय में कोई फर्क है, क्योंकि अपर्दन भी क्या होता है, अपर्दन में भी चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं और अपक्षय में भी चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं। अपर्दन में क्या होता है कि एजेंट काम करते हैं, ठीक है, परंतु अपक्षय में जो मुख्य रूप से जो नेचुरल एजेंट है, नेचुरल एजेंट का मतलब क्या हो गया कि उसमें अगर वो टूटेगी तो उस कंडीशन में वह अपने मूल स्थान के ऊपर ही रहेगी। इसको हम अपक्षय बोलते हैं। क्या इसको हम अगर इंग्लिश में एक छोटी सी डेफिनेशन देना चाहे, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इन सिचु इज कॉल्ड वेदरिंग। चट्टानों का अपनी जगह पर टूटना फूटना वह क्या कहलाता है? वह आपका अपक्षय कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी सामग्री का या किसी भी जो का मटेरियल होता है उसका कोई भी स्थानांतरण नहीं होता। अपक्षय के मुख्य रूप से 3 प्रकार माने जाते हैं। एक भौतिक होता है जिसको हम यांत्रिक बोलते हैं, एक रासायनिक होता है जिसको हम केमिकल बोलते हैं, और इसको एक तीसरा जैविक होता है जिसको हम बायोलॉजिकल बोलते हैं। इन तीनों को हम थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में बात करेंगे। तो पहला है आपका भौतिक अपक्षय। यह चट्टानों का उनकी रासायनिक जो संरचना होती है उसके परिवर्तन किए बिना भौतिक रूप से टूटना, उसको हम भौतिक अपक्षय बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट है फ्रोस्ट वेंडिंग, तुषार भंजन, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं, और फ्रोस्ट जो वेडगिंग है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो चट्टानें होती हैं उसकी दरारों के अंदर पानी जमा हो जाता है। ठीक है, और जब टेम्परेचर काफ़ी कम होता है तो उस कंडीशन में वह जम जाता है। जमने की वजह से उसका जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है लगभग 9% के आसपास, जिससे क्या होता है उसकी दीवारों के ऊपर लगातार प्रेशर बनता है और लास्ट में चट्टानें टूट जाती हैं। तो इसको हम फ्रीज एंड था प्रोसेस भी बोलते हैं। आप लोग इसको फ्रीज एंड था के नाम से भी याद रख सकते हो कि जी फ्रीज का मतलब क्या हुआ, एक बार जम गया, और था का मतलब क्या होता है, एक बार वो पिघल गया। तो इस कंडीशन में लगातार जमने और पिघलने की अवस्था में क्या होगा, जो चट्टानें होती है उसकी दीवारों के ऊपर प्रेशर बनता है जिससे कि वो चट्टानें टूट जाती हैं। दूसरा है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि चट्टान क्या करती है, रेगिस्तान हो गया और वहाँ पे क्या होता है, दिन के समय पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है और रात के समय पे बहुत ज़्यादा कम होता है। तो जिससे क्या होता है, उसकी जो बाहर वाली जो चट्टानें हैं वह क्या होती है, लगातार गर्म होने से फैलती हैं और ठंडा होने से सिकुड़ती हैं, जिससे कि दरारें पड़ जाती हैं। और वह जिस प्रकार से प्याज होता है ना, वैसे उसकी परत निकलने लगती है, जिसको एक्सफोलिएशन या प्याज त्वचा अपक्षय बोलते हैं। और ये मेनली कारण होता है तापमान के परिवर्तन की वजह से। इवन अगर आप कभी किसी भी रेगिस्तान के क्षेत्र में जाओगे तो रेगिस्तान के क्षेत्र में रात को आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जी हाँ, यहाँ पे गोलियां चल रही हैं। और उसका रीज़न क्या होता है कि दिन के अंदर जो तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, जिसकी वजह से तापमान अधिक होने की वजह से चट्टानें फैल जाती है, रात को तापमान कम होता है जिसकी वजह से सिकुड़ जाती हैं।
तो इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में आपका जो आप ये कह सकते हो कि वो चट्टाने हैं ना रात को टूटती हुई लगती है और हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई गोलियां चल रही हैं और ये परत दर परत दूर होती रहती है। इसके लिए हम एक्सफोलिएशन शब्द का प्रयोग करते हैं, प्याज त्वचा अपक्षय का नाम करते हैं। थर्ड है घर्षण अब्रेशन। हवा से जो उड़ती हुई रेत है या नदी समुद्र की लहरों के आसपास जो जो चट्टाने हैं उसके साथ टकरा के वो घिस जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से भी आपका क्या होता है, आपकी वेदरिंग होती है। एक होता है अनलोडिंग। अनलोडिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चट्टान के ऊपर परतें होती हैं, जब वो परतें हटती है तो वो क्या करती है, थोड़ा सा फैलती है। उसका मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों को एक ऐड देखी होगी, ऐड में एक पतला सा व्यक्ति उसके पीछे बैठा है, दो मोटे मोटे व्यक्तियों के पीछे बैठा है। वो दो मोटे मोटे व्यक्ति हैं, वो हट जाते हैं। हटने के बाद वो व्यक्ति जो पतला होता है ऐसे करके वो बैठ जाता है। तो सेम कंडीशन इसमें हमारे यहाँ पे चट्टानों के अंदर भी होती है कि चट्टानों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो उस कंडीशन में चट्टानें जैसे ही दाब मुक्त हो जाती है तो उनके अंदर दरारें पड़ जाती हैं, क्योंकि उनको फैलने के लिए जगह बन जाती है। तो अनलोडिंग से भी आपका क्या होता है, आपका जो मैकेनिकल वेदरिंग है वो होता है। सेकंड जो इसका टाइप है रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। यह रासायनिक प्रक्रियाओं से चट्टानों का जो खनिज संरचना है या केमिकल कंपोजिशन है उसको बदल देती है, जिससे कि नई मिट्टी का निर्माण होता है। तो उसमें जो पहली कंडीशन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन विशेषकर लोहे से प्रतिक्रिया करती है जिससे जंग लग जाता है। मतलब ऑक्सीजन क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि जी सरिया निकालते हैं उसमें से, लेंटर में से, तो उस कंडीशन में उसको जंग लग गया। जंग कैसे लगता है कि वो जब भी हवा के संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में आता है, तो उस कंडीशन में उसको जंग लग जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, उससे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जब लोहे के साथ आपस में इंट्रैक्शन होगा तो उस कंडीशन में उसका केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो मुख्य रूप से चट्टान कमजोर हो जाती है और लाल और भूरे रंग की हो जाती है। दूसरा कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या होता है, वर्षा का जल जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कमजोर कार्बोनिक अम्ल बनाता है तो जो चूना पत्थर होती है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को घोल देती है, जिससे गुफाएं बनती हैं, ठीक है। कार्बोनेशन, वर्षा का जल उसके साथ मिलके आपका चूने पत्थर के साथ कैल्शियम कार्बोनेट को घोल देती हैं, जिससे गुफाएं बनती है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। पानी हर एक चीज को अपने अंदर डिजोल्व करने की पावर रखता है। पानी और खनिज, जिसको हम फेल्ड्सपर, जैसे फेल्ड्सपर के भी की बात करते हैं, इसके साथ जब भी इसकी रासायनिक प्रतिक्रिया होगी तो खनिज है वो रासायनिक से जो उसका बंधन होता है रासायनिक रूप से वो टूट जाते हैं और ये मिट्टी में घुलनशील लवण होते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस होता है। उसके बाद हाइड्रेशन, पानी खनिज को क्रिस्टल संरचना में अवशोषित कर लेता है, जिससे कि फैलाव होता है और उसके फैलाव होने की वजह से जब भी पानी किसी भी चट्टान के साथ घुलेगा तो उसके केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंज आएगी। उससे क्या होगा, आपका हाइड्रेशन प्रोसेस कहलाएगी कि पानी किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ मिल गया। उसके बाद थर्ड आपका जैविक अपक्षय, जिसको हम बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं। जितने भी जैव आपके जीवित जीव, भौतिक और रासायनिक हैं, ये क्या करते हैं, या अर्थ सरफेस के ऊपर जितना भी जीवन पाया जाता है, जैविक पदार्थ हैं, वो अपक्षय करते हैं। अपक्षय कैसे करते हैं उसका उदाहरण मैं देता हूं। जैसे पौधे हैं, पौधे की जड़ें पृथ्वी के अंदर चली जाती हैं, पृथ्वी के अंदर जहां से भी जाएंगी तो वो उसके ऊपर प्रेशर डालती हैं, जिससे कि जो मिट्टी है वो टूट जाएगी। आप लोगों ने इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा होगा जी, कोई भी जड़ है वो अंदर की तरफ जाएगी तो मिट्टी को तोड़ देगी। दूसरा है, जितने भी आपके माइक्रोबियल एक्टिविटी है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि लाइकेन है, फफूंद है, वो कार्बनिक अम्ल छोड़ते हैं जो खनिजों को रासायनिक रूप से घोल देते हैं। जितने भी परजीवी होते हैं वो इंट्रैक्शन करके उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, उसकी अपने ही स्थान पर अपक्षय कर देते हैं। तीसरा क्या है, जितने भी आपके बिल खोदने वाले जानवर हैं, जैसे कि मोल है, खरगोश है, केंचुआ है, ये जानवर मिट्टी खोद कर नई सतह को और हवा को पानी के संपर्क में लाते हैं, ठीक है। वो खोदेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके साथ जो भी बिल होगा तो वहां पर जो भी आपकी चट्टानें हैं वो मिट्टी, वह हवा और पानी के संपर्क में आएगी
और वहाँ पर वेदरिंग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं अपक्षय और अपर्दन में क्या अंतर है। अपक्षय चट्टानों को वहीं तोड़ता है जहां वो स्थित है, परंतु अपर्दन उन टुकड़ों को हवा, पानी या बर्फ द्वारा ले जाता है। जलवायु पर प्रभाव की अगर हम बात करते हैं, भौतिक अपक्षय ठंडे या शुष्क जलवायु में अधिक प्रभावी होता है, जैसे कि पहाड़ों में अगर आप लोगों का फ्रिज था होगा। रासायनिक अपक्षय गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभावी होता है, जहां पर पानी की प्रचुर मात्रा होती है, क्योंकि वो क्या करती है, वो जहां पर चट्टानी होती है वहां पर केमिकल रिएक्शन करेगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक, आपका यहाँ तक एक क्वेश्चन बनता है, अगर आप लोग इतना भी लिखाओगे तो आप लोगों को निश्चित रूप से 4 में से 4 नंबर दे ही देगा एग्जामिनर, क्योंकि 4 नंबर में लगभग इतना ही बनता है। आप ही सोचो जिसको पूरा डिटेल लिख दें तो डिटेल नहीं हो सकता, क्योंकि डिटेल में जाओगे तो रासायनिक अपक्षय के अंदर ही आप लोगों को 5 से 6 जो केमिकल कंपोजिशन है वो लिखनी पड़ेगी। हमारे पास हम इतने वो है नहीं कि जी हर एक चीज़ को ऐसे करें Fe2O2 ऐसे करके, मगर आप लोगों को सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है जी, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, ये 4 चीज़ें हैं। और जब हम वेदरिंग में फिजिकली की बात करते हैं, फ्रीज एंड था है, उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन है, उसके बाद आप एक्सप्लोरेशन ले सकते हो, उसके बाद आप अनलोडिंग ले सकते हो। तो ये कुछ एक है बायोलॉजिकल में, जितने भी आपके जैविक पदार्थ होते हैं वह मिट्टी को या चट्टानों को अपने स्थान पर तोड़ने फोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो आप लोग इतना लिखोगे तो भी आप लोगों का सही से काम चल जाएगा। दूसरा क्या होता है, मास मूवमेंट। मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग, इसको एक ही चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव जो चट्टान है, मिट्टी है, मलबे है, ढलान है, उनके ऊपर पड़ के वो नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। अपरदन से अलग है, इन सामग्री को पानी, हवा या बर्फ जैसा कोई भी परिवहन माध्यम नहीं ले जाता, बल्कि मलबा है एक समूह के रूप में चलता है। हालांकि पानी अक्सर प्रक्रिया को शुरू करने या तेज करने में महत्वपूर्ण एक लुब्रिकेंट का काम करता है, परंतु फिर भी जो यहाँ पर मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें मुख्य रूप से नेचुरल रूप से जो मलबा होता है, अपक्षय से प्राप्त होता है, उसका जो पृथ्वी का नॉर्मल गुरुत्वाकर्षण बल है उसके माध्यम से वह लगातार आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, अब हम द्रव्यमान संचलन के अगर हम प्रकार की बात करते हैं या मास मूवमेंट के प्रकार की बात करते हैं, तो सामग्री के अनुसार जो द्रव्यमान है उसको हम स्लो मूवमेंट और फास्ट मूवमेंट, ठीक है, उसके अंदर कर सकते हैं। जैसे कि मुख्य रूप से जितनी भी आपकी सामग्री होती है, जैसे कि चट्टान है या मिट्टी है, संचालन की प्रकृति है, जैसे कि गिरना है, फिसलना है या बहाव है, आधार के ऊपर स्लो मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। पहला है आपका स्लो मूवमेंट, ये लंबे समय तक होते हैं और लंबी अवधि में अगर हम इन चीज़ों को नोटिस करेंगे तभी हमें ये देखने को मिलेंगे। पहला है सोइल क्रीप। सोइल क्रीप क्या होता है, सबसे धीमा रूप होता है जिसमें मिट्टी धीरे धीरे ढलान की ओर लगातार बहती रहती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि झुकी हुई बाड़ें, घुमावदार पेड़ के तने, ढलान पर टेराटेस यानी कि छोटे कटके या रिज शामिल है। मतलब क्या होगा, आप लोगों को कोई भी एक खंबा है वो टेढ़ा हुआ दिखाई देता है, कोई भी पेड़ है टेढ़ा दिखाई हुआ देता है, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि जी ये जो प्रोसेस है वह मुख्य रूप से सोइल क्रीप के कारण ही हुई है। तो ये जो आपकी आती है वो स्लो मूवमेंट के अंदर आती है। सेकंड है सोलिफ्लेक्शन। सोलिफ्लेक्शन क्या है, ये परमाफ्रोस्ट वाले क्षेत्र में होती है जहां ऊपरी मिट्टी की परत पिघलती है और नीचे वाली जमी रह जाती है, जिससे कि जो अभेद उप मिट्टी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, इसको हम सोलिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये जो दो है मुख्य रूप से ये आती है स्लो मूवमेंट में। सेकंड होती है रैपिड मूवमेंट। ये घटनाएं अचानक और तेज विनाशकारी होती हैं। पहला है गिरना, कि कोई भी चट्टान है या खड़ी चट्टान है वह अलग होकर नीचे गिरती है, हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। कोई भी एक लैंड है ऐसे है, वहां पर उसका नीचे से बेस खत्म हो गया, तो बेस खत्म होने की वजह से वो
धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। तो जो इस प्रकार से नीचे गिरती है उसको हम बोलते हैं आपका फॉल, गिरना। ठीक है, ये मुख्य रूप से जो पहाड़ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जब आप वैष्णो देवी में जाओगे तो आप लोगों को इस प्रकार के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। सेकेंड है स्लाइड्स। जो द्रव्यमान है एक स्पष्ट तय के साथ चलता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जब भूसंकलन होता है, लैंडस्लाइड होता है, तो स्लम्प्स अक्सर वक्र सतह पर संचलन या अवसर निशान छोड़कर शामिल होता है। मतलब क्या होता है कि इसमें लगातार कोई भी एक पार्ट है वो एक स्लोप के सहारे नीचे की तरफ सरक जाता है या फिसल जाता है, जिसको हम स्लाइड्स बोलते हैं। या फिर आप लोग ये कह सकते हो कि हम जो एक प्रकार से झूलों के ऊपर स्लाइड करते हैं, वैसे ही चट्टान है वो स्लाइड करती है। तीसरी होती है फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी पानी से संतृप्त सामग्री तरल की तरह व्यवहार करती है। इसमें मड फ्लो आता है, बारीक मिट्टी के कण होते हैं। डेब्रिस फ्लो आता है, बहुत बड़े बड़े टुकड़े वाला सामान। लेकिन और अर्थ फ्लो आता है, जिसमें पूरी की पूरी जो मिट्टी है, ढलान है, वो आगे की तरह शामिल होती है। उसके बाद हिम संकलन की बात करते हैं, एवालांस की बात करते हैं, जिसमें बर्फ, हिम या चट्टान या अत्यंत तेज गति से उसमें आगे की तरफ बढ़ती है। उसके बाद कॉमन ट्रिगर क्या है इसके मास वेस्टिंग के? सबसे पहला गुरुत्वाकर्षण बल इसका मुख्य बल है, लेकिन इन जो ये मूवमेंट है उनके लिए अन्य कारक भी बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। पहला है वाटर सैचुरेशन। भारी वर्षा जब होती है तो उस वजह से घर्षण कम हो जाता है, तो जिसके जैसे ही वर्षा होगी तो भार बढ़ जाएगा। तो वाटर सैचुरेशन की जब भी प्रोसेस आएगी तो उस कंडीशन में मास वेस्टिंग हम देख सकते हैं। उसके बाद ओवर स्टीपनिंग। मानवीय जो गतिविधियां होती हैं उससे क्या होता है, जो आपकी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं उसमें उसकी जो ढलानें वो अधिक खड़ी हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ओवर स्टीपनिंग की वजह से जो आपकी मास मूवमेंट है वो हमें देखने को मिलती है। जैसे कि आप लोग जब वैष्णो देवी जाओगे या किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को ये लिखा हुआ होगा लैंडस्लाइड जोन्स। ठीक है, तो बी अवेयर, आप लोग सावधान रहिए, यहाँ पर कभी भी आपका लैंडस्लाइड आ सकती है। और रीज़न क्या है कि हमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो प्रकृति है उसको हानि पहुंचा रखी है। उसके बाद भूकंप की बात करते हैं। जैसे ही कोई भी अर्थ सरफेस के ऊपर कोई भी कंपन आता है उससे जो भी मटेरियल्स होता है वो अस्थिर हो जाता है। उसके बाद रिमूवल ऑफ वेजिटेशन है, वनस्पति का हटना। कि जो वनस्पति होती है वो मिट्टी की जड़ों को बांधे रखती है। जब हम किसी भी क्षेत्र से मिट्टी को हटा देते हैं तो उससे मास मूवमेंट का जोखिम बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो आपके मास मूवमेंट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, आपके लिए मैंने जो कंटेंट है वो काफ़ी छोटा कर दिया है। अगर आपको इस कंटेंट की आवश्यकता है तो आप मेरे पास मैसेज छोड़ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को इसका जो PDF है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जो वीडियो है मिलती रहे। आप लोग मेरे ऊपर थोड़ा सा प्यार दर्शाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, कल मिलते हैं।